ठीक है, आज ये कल्चर एंड हिस्ट्री में वो लिखना स्टार्ट करते हैं। कल हमने पढ़ लिया था देखो अपना देश वेबिनार सीरीज, निहांग पंडित रविशंकर क्लासिकल हिंदुस्तानी म्यूजिशियन थे। टूरिज्म बजट, जिसमें हमने देखा कि 5 अलग अलग म्यूजियम बनेंगे, राखीगढ़ी, हस्तिनापुर, शिवसागर, धोलावीरा, अदिचलनालूर में। नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट ने वर्चुअल टूर कोरोना वायरस की वजह से स्टार्ट किया। कोरोना वायरस की वजह से लॉकडाउन का सबसे पुराना प्राचीन व्यवस्था अरुणाचल प्रदेश के जो गालो कबीले वाले होते हैं वो करते हैं पहले से ही। रिनम कहते हैं उसे। सतीश गुजराल कौन थे? और पेंटर। फिर पुथुसेरी रामचंद्रन, ये कौन थे? पुथुसेरी रामचंद्रन एक अनुभवी कवि और मलयालम कवि। ओके, इनकी भी डेथ हो गई। फिर ठीक है, अब लिखना स्टार्ट कीजिए। युगाड़ी, UGADI, युगाड़ी। क्या लगता है देखने से कौन सा त्योहार होगा ये? चैत्र महीने का पहला दिन क्या होता है? गुड़ी पड़वा, न्यू ईयर। ओके, तो लिखो इट इज द न्यू ईयर ऑफ कर्नाटक। यह कर्नाटक का नव वर्ष होता है। गुड़ी पड़वा का भी सेम ही डे होता है, बट वो कहां हो जाता है? महाराष्ट्र। ठीक है, इट इज द न्यू ईयर ऑफ कर्नाटक। कर्नाटक का नव वर्ष होता है। ऑल्सो कॉल्ड गुड़ी पड़वा इन महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में इसे गुड़ी पड़वा कहते हैं। चेती चंद बाय सिंधी, सिंधी इसे चेती चंद कहते हैं, चेती चांद। एंड मणिपुरी कॉल इट, और मणिपुरी कहते हैं शाजीबू नोंगमा पानबा। शाजीबू नोंगमा पानबा। इट इज द फर्स्ट डे ऑफ चैत्र मंथ। चैत्र महीने का प्रथम दिन होता है। ऑफ लूनर कैलेंडर, चंद्र कैलेंडर का। हम जो डे डिसाइड करते हैं वो सब मून के हिसाब से होता है। नेक्स्ट हेडिंग, क्लासिकल लैंग्वेजेस, शास्त्रीय भाषाएं। क्लासिकल लैंग्वेजेस, शास्त्रीय भाषाएं। तो हाल ही में किसने बोला, मराठी को बोला गया कि मराठी को क्या किया जाए? शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया जाए। अभी तक 6 शास्त्रीय भाषाएं हैं। कौन कौन सी होंगी? साउथ की चारों ले लो, तमिल, मलयालम, कन्नड़, तेलुगु, ये हो गई 4। और संस्कृत और उर्दू, ओडिशा। तो ये 7वीं बनना चाहता है, लिख लो। इन 93rd अखिल भारतीय मराठी साहित्य सम्मेलन, 93rd अखिल भारतीय मराठी साहित्य सम्मेलन में डिमांड अरोज टू मेक मराठी क्लासिकल लैंग्वेज। मराठी को सांस्कृतिक भाषा बनाने की मांग उठी। डिमांड अरोज टू मेक मराठी अ क्लासिकल लैंग्वेज। मराठी को सांस्कृतिक भाषा बनाने की मांग उठी। दिस सम्मेलन वॉज स्टार्टेड इन 1978। इस सम्मेलन को शुरू किया 1878 में। सम्मेलन वॉज स्टार्टेड इन 1878। सम्मेलन शुरू हुआ 1878 में बाय महादेव गोविंद रानाडे, महादेव गोविंद रानाडे द्वारा। तो ये आज भी होता है सम्मेलन, और महादेव गोविंद रानाडे ने ये सम्मेलन शुरू करवाया था।
करेंटली देयर आर 6 लैंग्वेजेस, फिलहाल 6 भाषाएं हैं। अब कौन सी भाषा कब क्लासिकल बनी वो लिखिए। सबसे पहले बनी थी तमिल, एक के नीचे एक लिखना। तमिल 2004, संस्कृत 2005, कन्नड़ 2008, तेलुगु 2008, मलयालम 2013, ओडिया 2014। फिर लिखो ये क्लासिकल लैंग्वेज होने की गाइडलाइंस क्या होती हैं। हेडिंग डालिए गाइडलाइंस, नियम। कोई भी भाषा शास्त्रीय भाषा कब होगी, गाइडलाइंस, नियम। हिस्ट्री ऑफ 1500 टू 2000 ईयर, 1500 से 2000 वर्ष का इतिहास हो। हिस्ट्री ऑफ 1500 टू 2000 ईयर, 1500 से 2000 वर्ष का इतिहास हो। जनरेशन ऑफ स्पीकर्स, वंशानुगत बोलने वाले हों। जनरेशन ऑफ स्पीकर्स, वंशानुगत बोलने वाले हों। नॉट बोरोड फ्रॉम अनदर स्पीच, दूसरी भाषा से मेल न हो। नॉट बोरोड फ्रॉम अनदर स्पीच, दूसरी भाषा से मेल न हो। एंड डिस्टिंक्ट फ्रॉम मॉडर्न लैंग्वेज, आधुनिक भाषा से अलग हो। डिस्टिंक्ट फ्रॉम मॉडर्न लैंग्वेज, आधुनिक भाषा से अलग हो। अब कोई भी भाषा क्लासिकल बन जाती है तो फायदे क्या हैं, तो अब लिखो बेनिफिट्स, लाभ। टू मेजर एनुअल अवार्ड्स, 2 वार्षिक पुरस्कार दिए जाते हैं। 2 मेजर एनुअल अवार्ड्स, 2 वार्षिक पुरस्कार। सेंटर फॉर एक्सीलेंस सेटअप, उत्कृष्ट केंद्र स्थापित होता है। सेंटर फॉर एक्सीलेंस सेटअप, उत्कृष्ट केंद्र स्थापित होता है। और तीसरा, इन सेंट्रल यूनिवर्सिटीज, केंद्र विश्वविद्यालयों में न्यू डिपार्टमेंट इज क्रिएटेड, नया विभाग मिलता है। न्यू डिपार्टमेंट इज क्रिएटेड, नया विभाग मिलता है बाय यूजीसी, यूजीसी के द्वारा। तो इसमें भी डीन हो जाते हैं, इसके भी एक। ओके, अगला, ये व्यक्ति, इनकी डेथ हो गई है, पेंटर थे। अकबर पदामसी, अकबर पदामसी, PADAMSEE, अकबर पदामसी। He was the pioneer of modern Indian painting. वे आधुनिक भारतीय पेंटिंग के जनक रहे। पायोनियर ऑफ इंडियन मॉडर्न पेंटिंग, आधुनिक भारतीय पेंटिंग के प्रवर्तक रहे। प्रवर्तक ज्यादा ठीक रहेगा, पायोनियर, शुरुआत करने वाले। लाइक MF हुसैन, MF हुसैन जैसे। वो भी तो मॉडर्न है। पद्म भूषण, ललित कला और कालिदास सम्मान। कालिदास सम्मान कहाँ का है? यहीं का, MP का, उज्जैन। पद्म भूषण, ललित कला और कालिदास सम्मान। ठीक है, इनकी फेमस पेंटिंग जो रहती थी वो सब ऑयल पेंटिंग रहती थी, इसीलिए। नेक्स्ट, ईरान ने अमेरिका का एक ड्रोन गिराया था। अमेरिका ने बोला मैं तुम्हारे सारे सांस्कृतिक स्थल गिरा दूंगा, तो दुनिया ने बोला अमेरिका को कि पागल है, ठीक है, सांस्कृतिक धरोहर नष्ट कर दूंगा जितनी भी है। और कौन कह रहा था? डोनाल्ड ट्रंप। वैसे भी अब 70-80 का हो गया है, तो लिखो प्रोटेक्शन ऑफ कल्चरल प्रॉपर्टी, सांस्कृतिक धरोहर की रक्षा। प्रोटेक्शन ऑफ कल्चरल प्रॉपर्टी, सांस्कृतिक धरोहर की रक्षा।
इन आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट, सैन्य युद्धों में, इन आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट, सैन्य युद्धों में। युद्ध किस वजह से हो रहा है और बलि का बकरा कौन बन जाता है, ये उससे जुड़ा हुआ है। जैसे अफगानिस्तान में जो तालिबानी थे, उन्होंने बुद्ध, अब झगड़ा बुद्ध से तो था नहीं, पर कल्चर, ऊंची ऊंची 100 200 फीट की जो भीमकाय मूर्तियां थी, उसको रॉकेट लॉन्चर से उड़ा डाला। ओके, ये काम जब 2000 साल या 1000 साल पहले होता था तो समझ में आता था, अभी भी यही, तो वो चीज गलत है। ओके, इन्होंने ड्रोन उड़ाया तो इन्होंने कहा कि हम तुम्हारे पुराने ड्रोन जो थे वो उड़ा देंगे। लिखिए, डोनाल्ड ट्रंप सेड दैट, डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि इफ ईरान स्ट्राइक्स अमेरिका, यदि ईरान अमेरिका पर हमला करता है, इफ ईरान स्ट्राइक्स अमेरिका, यदि ईरान अमेरिका पर हमला करता है, अमेरिका वुड डिस्ट्रॉय 52 साइट्स इन ईरान। अमेरिका 52 साइटें, सांस्कृतिक स्थल ईरान की तोड़ देगा। 52 साइट्स, कल्चरल साइट्स इन ईरान तोड़ देगा। दिस स्टेप वॉज कंसिडर्ड वॉर क्राइम। इस हरकत को युद्ध अपराध कहा गया। पूरी दुनिया ने बोला कि ये क्या बोल दिया इसने। दिस वॉज कंसिडर्ड एज वॉर क्राइम। दुनिया ने इसे युद्धक अपराध कहा। लिखो आगे। विद द कन्वेंशन फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ कल्चरल प्रॉपर्टी, एक पूरी मीटिंग है, उस पूरी मीटिंग का नाम लिखवा रहा हूं मैं आपको, जो हो चुकी है। कन्वेंशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ, सांस्कृतिक धरोहर की रक्षा का सम्मेलन। कन्वेंशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ कल्चरल प्रॉपर्टी, सांस्कृतिक धरोहर रक्षा का सम्मेलन। फॉर आर्म्ड, इन आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट, जो सैन्य युद्धों से जुड़ा है। ऐसा कुछ, ऐसा इस नाम का एक सम्मेलन हो चुका है। हैपेंड इन हेग 1954, HAGUE, हेग 1954 में हुआ। फुल स्टॉप, बस यहां तक ही लिखना है। तो वो जो सम्मेलन हुआ था उसमें से वॉर क्राइम निकला कि अमेरिका ने जो बोला है ये गलत बोला है। उस सम्मेलन में ऐसा कोई बात नहीं की गई थी कि कोई ऐसा करेगा। नेक्स्ट, काइफी आजमी, KAIFI काइफी आजमी डैश गूगल डूडल। गूगल डूडल तभी करता है जब बर्थडे होता है। ब्रैकेट में लिखो 101 बर्थडे, 101वां जन्म दिवस। हिज फुल नेम वॉज सैयद अतर हुसैन रिजवी। इनका मूल नाम था सैयद हुसैन रिजवी। हिज ओरिजिनल नेम वॉज सैयद हुसैन रिजवी। अब डिटेल लिख लो इनकी। उर्दू पोएट, उर्दू कवि। पब्लिश्ड झंकार इन 1943, झंकार प्रकाशित की 43 में। पब्लिश्ड झंकार इन 43, झंकार प्रकाशित की 43 में। एंड फर्स्ट वर्क वॉज औरत, और प्रथम कार्य था औरत, प्रथम लेख था औरत। पद्मश्री साहित्य अकेडमी। एक ट्रेन भी चलती है काफियत एक्सप्रेस इनके नाम से, आजमगढ़ से पुरानी दिल्ली के बीच में, काफियत एक्सप्रेस। गवर्नमेंट नेम्ड अ ट्रेन ऑन हिम, सरकार ने इन पर ट्रेन का नाम रखा है।
गवर्नमेंट नेम्ड अ ट्रेन ऑन हिम कॉल्ड काफियत एक्सप्रेस, जिसे काफियत एक्सप्रेस कहते हैं, फ्रॉम आजमगढ़ टू दिल्ली, आजमगढ़ से दिल्ली तक। आजमगढ़ इनका घर था, तो आजमगढ़ से जो ट्रेन निकलती है उसको काफियत एक्सप्रेस कहते हैं। अगला, एम चिदानंद मूर्ति, एम चिदानंद मूर्ति, मूर्ति है वो, एम चिदानंद मूर्ति, कन्नड़ राइटर, कन्नड़ लेखक थे। वर्कड फॉर सिक्योरिंग कन्नड़ एज क्लासिकल लैंग्वेज, और कन्नड़ को सांस्कृतिक भाषा बनाने में मदद की। वर्क टू सिक्योर कन्नड़ एज क्लासिकल लैंग्वेज, कन्नड़ को सांस्कृतिक भाषा बनाने में मदद की। मतलब कन्नड़ आज का सांस्कृतिक भाषा है इनकी वजह से। बस यही था इंपॉर्टेंट। साहित्य अकेडमी और एक अवार्ड होता है छोटा सा, पंपा, पंपा अवार्ड। साहित्य अकेडमी और पंपा, पंपा अवार्ड। हाँ, इसीलिए। स्वर्गवास लिख दो। वर्ल्ड हिंदी डे, विश्व हिंदी दिवस 2020। 10 जनवरी 10 जनवरी दिल्ली। फर्स्ट स्टार्टेड इन 2006 फ्रॉम नागपुर, पहली बार 2006 से शुरू, नागपुर से। नेक्स्ट हेडिंग, अब ये लिखने में प्रॉब्लम नहीं आएगी। ऑल इंडिया ओरिएंटल कॉन्फ्रेंस, अखिल भारतीय ओरिएंटल सभा, ऑल इंडिया ओरिएंटल कॉन्फ्रेंस, अखिल भारतीय ओरिएंटल सभा, क्या होता होगा? ओरिएंटल का मतलब क्या होता है? एक तो इंडोलॉजी होता है, इंडिया की पढ़ाई, इंडोलॉजी। ओरिएंटलिस्ट या ओरिएंटोलॉजी का मतलब होता है ईस्ट की पढ़ाई, पूर्वी देशों की पढ़ाई, जिसमें इंडिया आ जाता है। इंडिया ईस्ट में है ना, ईस्ट इंडिया कंपनी क्या थी? इंडिया के लिए थी, पृथ्वी के ईस्ट में आता है। तो पूर्वी देशों की जो अध्ययन होता है उसको ओरिएंटोलॉजी कहा जाता है। इसलिए सेटअप हुआ था यहाँ पर सब नाटक। लिखिए, 50th सेशन इन नागपुर, 50वां सत्र नागपुर में हुआ। बाय भंडारकर ओरिएंटल रिसर्च इंस्टीट्यूट, भंडारकर ओरिएंटल रिसर्च इंस्टीट्यूट द्वारा विच वॉज सेटअप बाय रामकृष्ण गोपाल भंडारकर, जो रामकृष्ण गोपाल भंडारकर ने स्थापित किया था इन पुणे इन 1917, पुणे 1917 में। फॉर साइंटिफिक ओरिएंटोलॉजी, वैज्ञानिक ओरिएंटल लॉजी के लिए, फॉर साइंटिफिक ओरिएंटोलॉजी इन इंडिया, वैज्ञानिक ओरिएंटल लॉजी के लिए। रजिस्टर अंडर सोसाइटी एक्ट 1860, जीवन में नहीं भूलोगे आप। सोसाइटी अधिनियम 1860 के तहत पंजीकृत। अब एक आखिरी लाइन में लिख लो, ओरिएंटल इज द स्टडी ऑफ एंशिएंट ईस्ट, प्राचीन पूर्व के अध्ययन को ओरिएंटल कहते हैं। ओरिएंटल इज द स्टडी ऑफ एंशिएंट ईस्ट,
प्राचीन पूर्व के अध्ययन को ओरिएंटल कहते हैं। नेक्स्ट हेडिंग तुलु, TULU, तुलु। कुछ दिख रहा है? ये लैंग्वेज है तुलु। इन्होंने क्या बोला, इनको 8वीं अनुसूची में जोड़ना है, तुलु भाषा बोलने वालों को। हाँ, कर्नाटक में भी है और थोड़ा सा केरल में भी है, 2 जिलों में आता है। लिख लो। एक्टिविस्ट डिमांडेड तुलु इंक्लूजन इन 8th शेड्यूल। कार्यकर्ताओं ने तुलु को 8वीं अनुसूची में रखने को कहा। एक्टिविस्ट डिमांडेड तुलु टू इंक्लूड इन 8th शेड्यूल। तुलु को 8वीं अनुसूची में रखने को कहा। इट इज अ द्रविडियन लैंग्वेज। यह द्रविड़ भाषा है। इट इज अ द्रविडियन लैंग्वेज। यह एक द्रविड़ भाषा है। स्पोकन इन द कोस्टल डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटक, जो कर्नाटक के तटीय जिलों में, स्पोकन इन द कोस्टल डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटक, कर्नाटक के तटीय जिलों में, एंड कसारागौड़ डिस्ट्रिक्ट ऑफ केरल, और केरल के कसारागौड़ जिले में बोली जाती है। 3 जिलों में बोली जाती है, कसारागौड़ और कर्नाटक के 2 जिले। कसारागौड़ जिला बहुत इंपॉर्टेंट है। कसारागौड़ डिस्ट्रिक्ट इज ऑल्सो कॉल्ड, कसारागौड़ जिले को कहा जाता है सप्त भाषा संगम भूमि। सप्त भाषा संगम भूमि मतलब दक्षिण की 7 भाषाएं इंपॉर्टेंट जो हैं वो आके यहां मिल जाती हैं। देयर आर 18.5 स्पीकर्स ऑफ तुलु। 18.5 लाख तुलु बोलने वाले हैं। 18.5 लाख स्पीकर्स ऑफ तुलु। अभी हमने क्या लिखा था, क्लासिकल लैंग्वेज में अगर कोई लैंग्वेज इंक्लूड हो जाए तो फायदे क्या होते हैं, बेनिफिट्स क्या होते हैं। अब 8th शेड्यूल में कॉन्स्टिट्यूशन की कोई लैंग्वेज इंक्लूड हो जाती है तो क्या फायदे मिलते हैं। 22 भाषाएं हैं टोटल, 22 लैंग्वेजेस। तो यहां लिख लो, एडवांटेज टू इंक्लूड तुलु इन 8th शेड्यूल। तुलु को 8वीं अनुसूची मिलने के लाभ। एडवांटेज ऑफ इंक्लूडिंग तुलु इन 8th शेड्यूल। तुलु को 8वीं अनुसूची में जोड़ने के लाभ। लिखो पहला, रिकॉग्निशन बाय साहित्य अकेडमी। साहित्य अकेडमी द्वारा उत्थान। दूसरा, बुक्स विल बी ट्रांसलेटेड इन तुलु। पुस्तकें तुलु में परिवर्तित होंगी। बुक्स वुड बी ट्रांसलेटेड इन तुलु, तुलु में परिभाषित होंगी। तीसरा, MP एंड MLA कैन स्पीक तुलु इन असेंबली। सभा में MP और MLA तुलु बोल सकेंगे, यानी लोकसभा राज्यसभा में भी बोल पाएंगे और विधानसभाओं में भी बोल पाएंगे। एक और लिखो, यूपीएससी में वो ऑप्शनल लैंग्वेज होती है, उसमें भी जुड़ जाएगा। तो लिख लीजिए, कैंडिडेट्स कुड राइट यूपीएससी इन तुलु। विद्यार्थी यूपीएससी तुलु में दे पाएंगे। प्रीलिम्स नहीं, हाँ, वो हिंदी और इंग्लिश में ही होता है। मेंस ये फायदे होते हैं। नेक्स्ट, पहला वाला पढ़ा था हमने, कोंडपल्ली टॉयज।
अब लिखिए गोमती हैंडक्राफ्ट, गोमती हैंडक्राफ्ट। ऑन इंटरनेशनल वुमेन्स डे, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर, कब होता है? 8 मार्च। ऑन इंटरनेशनल वुमेन्स डे, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर मोदी जी ने क्या किया? विजया पवार नाम की एक बंजारा महिला है, उनकी स्टोरी बताई। वो महिला बंजारा थी, लेकिन उसने पूरा एंटरप्रेन्योरशिप खड़ा कर दिया, क्योंकि बंजारे इस टाइप के खिलौने बनाते हैं, गोमती हैंडीक्राफ्ट बोलते हैं इसे। ठीक है, ये है वो महिला। ठीक है, तो इन्होंने ये सब बनाया और बहुत बड़ी कंपनी एस्टेब्लिश कर ली, बंजारा है। देखो, मोदी शेयर्ड अ स्टोरी ऑफ विजया पवार। मोदी ने विजया पवार की कहानी बताई। मोदी शेयर्ड अ स्टोरी ऑफ विजया पवार। मोदी ने विजया पवार की कहानी बताई ऑफ बिकमिंग एंटरप्रेन्योर इन हैंडीक्राफ्ट। हैंडीक्राफ्ट में उद्यमी बनने हेतु, ऑफ बिकमिंग एंटरप्रेन्योर इन हैंडीक्राफ्ट। शी इज फ्रॉम बंजारा कम्युनिटी। वे बंजारा संप्रदाय से हैं। एंड शी इज गाइडेड बाय KVIC। KVIC उनकी मदद करता है। KVIC क्या होगा? KVIC खादी एवं ग्राम उद्योग आयोग, खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन, खादी एवं ग्राम उद्योग आयोग। विजया इज वर्किंग इन 99 टांडाज ऑफ 4 तालुका। टांडे, टांडे बंजारे जिस झोपड़ी में रहते हैं उसको टांडा कहते हैं। विजया इज वर्किंग इन 99 टांडाज। विजया 99 टांडा में कार्य कर रही हैं ऑफ 4 तालुका, जो 4 तालुकों में है। इन बीड डिस्ट्रिक्ट, बीड जिले में, महाराष्ट्र। समझो, महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र के अंदर एक जिला है बीड। बीड के अंदर 4 तालुक हैं। उन 4 तालुकों में कितने टांडे हैं? 99 टेंट है। ओके, वहां पर ये सब बनता है। तो ये महिला उद्यमी है। नेक्स्ट, मत लिखो। कोरोना वायरस जब आया तो हैंडशेक करने की बजाय क्या बोला मोदी जी ने? नमस्ते करो। ठीक है, नमस्ते का मतलब क्या होता है? नमस्ते का मतलब क्या होता है? हेलो, हाय, हाउ आर यू, क्या होता है नमस्ते का मतलब? नमस्ते। आई बो टूवर्ड्स द गॉड इनसाइड यू। मैं आपके अंदर के परमात्मा को नमन करता हूं। ठीक है, ये नमस्ते का मतलब होता है। लिख लो, क्या मालूम। हाथा जोड़ी बोलना अब। ठीक है, लिख लो। नमस्ते इज अ योगा पोस्चर कॉल्ड अंजलि मुद्रा। नमस्ते एक योग मुद्रा है जिसे अंजलि मुद्रा कहते हैं। एंड वाइल स्टैंडिंग इट इज कॉल्ड प्रणाम आसन। और खड़े रहकर इसे प्रणाम आसन कहते हैं। अंजलि मुद्रा इंपॉर्टेंट है, वो लिख लेना। ऐसी चीज जो आप रोज बोलते हैं उससे क्वेश्चन आ जाए और अपन को आए नहीं तो फिर शर्म की बात हो जाएगी ना। अंजलि मुद्रा और प्रणाम आसन। नमस्ते मीन्स आई बो टू द डिवाइन इन यू। नमस्ते का अर्थ है मैं आप में परमात्मा को नमन करता हूं। आई बो टू द डिवाइन इन यू।
मैं आप में परमात्मा को नमन करता हूं। नमस्ते मत करना भैया, बोलना। बोले एक ही बात तो बोली मैंने। नेक्स्ट, नहीं नहीं, इसको अजरक कहते हैं इस डिजाइन को। लिखिए, वो प्रधानमंत्री मोदी क्या करते हैं, वो कभी कभार आ जाते हैं ना अचानक से टीवी पे। नहीं नहीं, वो तो अलग है, मन की बात। उसमें इन्होंने बहुत सारी चीजें बताई हैं। मन की बात सुना करना, उनकी मन की बातें यूपीएससी की बातें बन जाती हैं, ठीक है, क्योंकि वो बहुत सारी चीजें बीच बीच में कुछ बोलते रहते हैं, ऐसा हुआ, इसने वहाँ ऐसा किया, तो मैं उसका थैंक यू बोलता हूँ, तो जी के बनता चला जाता है। लिख लो, इन 9th एपिसोड ऑफ मन की बात, मन की बात धारावाहिक के 9वें, धारावाहिक मत लिखना, इन 9th एपिसोड ऑफ मन की बात, 9वें मन की बात में मोदी एड्रेस्ड फॉलोइंग, मोदी ने निम्न बातें करी। सारी बातें लिखो, सारे लोगों की बातें करी। पहला व्यक्ति इस्माइल खत्री, लिव्स इन कच्छ एरिया गुजरात, गुजरात के कच्छ क्षेत्र में रहता है। लिव्स इन कच्छ एरिया गुजरात, गुजरात के कच्छ क्षेत्र में रहता है। मेड ट्रेडिशनल आर्ट फॉर्म अजरक प्रिंट, और सांस्कृतिक कला अजरक प्रिंट बनाई। ट्रेडिशनल आर्ट फॉर्म अजरक प्रिंट बनाई। अजरक इज अ यूनिक ब्लॉक प्रिंटेड शॉल, अजरक ब्लॉक प्रिंट शॉल होती है। अजरक इज अ यूनिक ब्लॉक प्रिंट शॉल, अजरक ब्लॉक प्रिंट शॉल होती है। राजस्थान जाओगे ना तो किसी महल में घूमोगे तो साइड में बहुत सारे बच्चे बैठे हुए रहेंगे लकड़ी का टुकड़ा लेके, जिसमें बहुत सारी डिजाइन बनी हुई रहेंगी, जिसको छाप कहते हैं। फिर लोग, तो ये भी वैसे ही होती है छाप, उसको ब्लॉक पेंटिंग बोलते हैं, ब्लॉक प्रिंटिंग। इट इज डन इन डीप क्रिम्सन रेड, यह गहरे लाल रंग में होती है। डीप क्रिम्सन रेड, गहरे लाल रंग में होती है। एंड इंडिगो ब्लू, और इंडिगो नीले में। इंडिगो ब्लू, इंडिगो नीले में अजरक कहते हैं इसको। तो ये एक व्यक्ति हो गया। उसके बाद अगला लिखिए, मेंशन हुनर हाट इन दिल्ली, दिल्ली के हुनर हाट की जानकारी दी। तो हमारे लिए जरूरी क्या हो गया, हुनर हाट कहाँ हुआ, दिल्ली में। मेंशन हुनर हाट इन दिल्ली, दिल्ली के हुनर हाट की जानकारी दी। जानकारी देके यूं बोला कि यहाँ आया करो, कोई आता नहीं, ऐसे। said about new species of fish in caves of मेघालय, मेघालय की गुफाओं में नई मछलियों की जानकारी दी। said about new fishes found in caves of मेघालय, मेघालय की गुफाओं में मिली नई मछलियों की जानकारी दी। फिर और किसके बारे में बताया, एक और नाम लिखो, काम्या कार्तिकेय, काम्या कार्तिकेयन, काम्या कार्तिकेयन। शी इज अ 12-year-old गर्ल, 12 साल की लड़की है। कॉन्कर्ड माउंट एकांकागुआ, जो माउंट एकांकागुआ पर चढ़ी। कॉन्कर्ड माउंट एकांकागुआ, माउंट एकांकागुआ पर चढ़ी। द हाईएस्ट माउंटेन ऑफ साउथ अमेरिका, दक्षिण अमेरिका के सबसे ऊंचे पर्वत पर।
दक्षिण अमेरिका में कौन सा पर्वत है? एंडीज। तो एंडीज पर्वत की सबसे ऊंची चोटी क्या है? एकांकागुआ। नाउ शी इज ऑन मिशन साहस। अब वो मिशन साहस की सदस्य बनी है। शी इज ऑन मिशन साहस, मिशन साहस की सदस्य बनी है। मिशन साहस क्या है तो वो ध्यान रखना। एक टीम है इंडिया की जो हर महाद्वीप की सबसे ऊंची पहाड़ी पर जाने का लक्ष्य रखती है। मिशन साहस, 12 साल की लड़की है। नेक्स्ट हेडिंग, अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस, इंटरनेशनल डे ऑफ लिंग्विस्टिक्स। अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस सेलिब्रेटेड बाय HRD ऑन 21 Feb। 21 फरवरी को HRD ने मनाया। जब तक HRD है तब तक HRD ही बोलेंगे। अब आगे के न्यूज में हम शिक्षा मंत्रालय बोल देंगे। HRD चेंज हो गया है, एजुकेशन मिनिस्ट्री बोल दिया गया है उसको। दिस डे वॉज प्रमोटेड बाय यूनेस्को। इस दिन की शुरुआत यूनेस्को ने की थी टू प्रमोट लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी, भाषाई विविधता बढ़ाने के लिए। टू प्रमोट लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी, भाषाई विविधता बढ़ाने के लिए इन 1999 में, बट रिकॉग्नाइज्ड इन 2008, किंतु मान्यता 2008 में मिली बाय यूएनजीए के द्वारा, बाय यूएनजीए के द्वारा। नेक्स्ट, पटोला साड़ी, PATOLA, पटोला साड़ी, पटोला साड़ीज। विवाद, हाँ, गुजरात। शाही घराना या एरिस्टोक्रेट फैमिली ये साड़ियाँ पहनती है गुजरात में। लिख लो, KVIC इनॉग्रेटेड फॉर फर्स्ट सिल्क प्रोसेसिंग प्लांट। KVIC ने पहला रेशम प्रसंस्कृत प्लांट खोला। KVIC इनॉग्रेटेड फर्स्ट, क्या लिखा? फर्स्ट स्किल प्रोसेसिंग प्लांट, प्रथम रेशम प्रसंस्कृत प्लांट खोला इन सुरेंद्रनगर गुजरात, सुरेंद्रनगर गुजरात में। टू इंक्रीज द सेल ऑफ दीज साड़ीज इन गुजरात, इन साड़ियों की बिक्री के लिए। लोकली बात हो रही है, लोकल। इट इज अ ट्रेडमार्क साड़ी ऑफ गुजरात, यह गुजरात की ट्रेडमार्क साड़ी है। एंड इज वेरी कॉस्टली, और बहुत महंगी होती है। ठीक है, 1-1.5 लाख तक जाती है खरीदने जाओ। सिल्क कम्स फ्रॉम कर्नाटक एंड वेस्ट बंगाल, रेशम कर्नाटक और पश्चिम बंगाल से आता है। ये कौन है? कौन है? हाँ, काल के है। इनकी भाषा को मान्यता मिलने वाली है। लिखो, किलिकी इनकी भाषा का नाम था। इन सज्जन की भाषा का नाम था किलिकी। गंदी गंदी गालियां दे रहे थे किसी को।
बाहुबली में, और मजे भी ले रहे थे क्योंकि मालूम था किसी को समझ में आ नहीं रहा। लिखो। पॉलिटिक्स। किसकी मूवी थी? एस.एस. राजमौली। लिखो, एस.एस. राजमौली एंड मदन कारके। एस.एस. राजमौली और मदन कारके ने लॉन्च्ड अ वेबसाइट टू लर्न किलिकी लैंग्वेज। किलिकी भाषा सीखने के लिए वेबसाइट बनाई। लॉन्च्ड अ वेबसाइट टू लर्न किलिकी लैंग्वेज। किलिकी भाषा या सीखने के लिए वेबसाइट बनाई। दिस लैंग्वेज वॉज क्रिएटेड इन 2013। यह भाषा 2013 में बनी बाय डॉक्टर मदन कारके। डॉक्टर मदन कारके द्वारा। नाउ इट हैज 3000 वर्ड्स। अब इसके 3000 शब्द बन चुके हैं। एंड इट हैज 22 सिंबल्स। और इसके 22 चिन्ह होते हैं। एंड इट हैज 22 सिंबल्स। और इसके 22 चिन्ह होते हैं। नेक्स्ट हेडिंग, कुनबी साड़ी। कुनबी, KUNBI, कुनबी साड़ी। दक्षिण भारत में जो महिलाएं खेतों में काम करती हैं, पैडी फील्ड्स में, चावल के खेतों में, तो उनकी साड़ी थोड़ी अलग तरीके से बंधी हुई रहती है ताकि वो कंफर्टेबल रहे एकदम। ओके, वो साड़ी जो होती है कुनबी साड़ी होती है। अब फैशन में आ रही है, तो लिखिए कुनबी साड़ी लिखो और एक डिजाइनर का नाम लिखो, वेंडल रॉड्रिक्स। वेंडल रॉड्रिक्स। ही वॉज अ फैशन डिजाइनर, डाइड इन गोवा। फैशन डिजाइनर थे, गोवा में मृत्यु। फैशन डिजाइनर, डाइड इन गोवा। फैशन डिजाइनर थे, गोवा में मृत्यु। पद्मश्री, कॉमा, एनवायरमेंटलिस्ट, पर्यावरणविद, एंड गे राइट्स एक्टिविस्ट, और गे अधिकार कार्यकर्ता। नो डाउट डिजाइनर आदमी है। worn by Indians can be worn by us. This साड़ी is worn by, यह साड़ी पहनी जाती है by कुनबी एंड गौड़ा ट्राइब वुमन। कुनबी और गौड़ा जनजाति महिलाओं द्वारा। कुनबी एंड गौड़ा ट्राइब वुमन। कुनबी और गौड़ा ट्राइब महिलाओं द्वारा टू वर्क ऑन पैडी फील्ड्स, चावल के खेतों में काम करने के लिए। टू वर्क ऑन पैडी फील्ड्स, चावल के खेतों में काम करने के लिए। ठीक है, सो दैट वो उनको थोड़ी फ्रीडम हो जाए वर्किंग करने के लिए। ये है ये। नेक्स्ट, कंबाला। कंबाला, ठीक है, कर्नाटक का उसेन बोल्ट बोलते हैं इसको। उसेन बोल्ट को तो अच्छे जूते मिलते हैं, एकदम वो सिंथेटिक कोट मिलता है दौड़ने को। अपना बिना चप्पल के ही दौड़ लगा दिया और उसेन बोल्ट से तेज दौड़ लगाई उसने, रिकॉर्ड तोड़ दिया। बट ऑफिशियली नहीं माना जा रहा है, क्योंकि वीडियो देख लेना यार, वो समझ में आ जाएगा। ठीक है, हवा में उड़ रहा था एक तरीके से। इसलिए नहीं माना जा रहा क्योंकि ये जो तेज दौड़ रहे थे ना, तो इनकी जो रनिंग थी उससे सपोर्ट मिल गया और तेज दौड़ने का। बस पकड़ी और गिरे हो कभी, या ट्रेन पकड़ते पकड़ते गिरे हो तो पता चलेगा। गलती से आपने कुछ पकड़ लिया और वो खींचते चले जाते हैं, इसलिए वो रिकॉर्ड टूटा है। ओके, लिख लो। श्रीनिवास गौड़ा, श्रीनिवास गौड़ा इन कंबाला इवेंट,
ने कंबाला महोत्सव में रन 142 मीटर दौड़े इन 13.6 सेकेंड्स, 13.6 सेकेंड्स में। ठीक है, ये अलग है। एक वो तमिलनाडु में क्या होता है, जल्लीकट्टू, आंध्र में, वो अलग होता है। जल्लीकट्टू में यहाँ क्या होता है, यहाँ सिर्फ रेस होती है। ठीक है, ये ऐसे बैरिकेड है, उस तरफ भी एक दौड़ रहा है, वो तो बहुत पीछे रह गया था, ये तो आगे। ठीक है, तो ये तो कंबाला हो गया। जल्लीकट्टू में उल्टा होता है, इनका डायरेक्शन इसकी तरफ कर दो, इनके पीछे ही दौड़ा जाता है। यहां पर भैंसों के साथ दौड़ा जाता है, वहां पर भैंसों को पकड़ने के लिए दौड़ा जाता है जल्लीकट्टू में, और फिर कुचल जाते हैं और फिर मर जाते हैं कुछ पकड़ते पकड़ते, फिर इनाम मिलता है उनको 100 रुपए का, 1000 रुपए का, ऐसे चलता है। यहाँ कुछ नहीं होता, बस हरियाणा जाओगे तो आपको मलखम वगैरह सब मिलेगा, कुश्ती वगैरह, पूरी WWE की तरह वहाँ पे कमेंट्री भी होती है, सब होता है वहाँ पे। ठीक है, और साउथ में जाओगे तो आपको ऐसे स्पोर्ट्स बहुत सारे मिलेंगे। फिर जल्लीकट्टू पे तो सुप्रीम कोर्ट ने पाबंदी भी लगाई थी, बाद में उसको हटा लिया गया कि ये तो कल्चर है, कल्चर करके। ठीक है, उसेन बोल्ट वर्ल्ड रिकॉर्ड वॉज, उसेन बोल्ट का विश्व रिकॉर्ड था 100 मीटर इन 9.58 सेकेंड्स, 100 मीटर 9.58 सेकेंड में। श्रीनिवास वॉज 9.55, श्रीनिवास का रहा 9.55। कुल मिला के बात ये हुई कि इंडिया में टैलेंट तो है, बस वो कीचड़ में रह जाता है। ठीक है, तो टैलेंट बहुत है, बस उसको कोई गवर्नमेंट की हेल्प नहीं मिलना, परिवार का दबाव, गरीबी, तो उसमें सब खत्म हो जाता है, अदरवाइज क्या कुछ नहीं हो सकता। ठीक है, कंबाला सीजन इज फ्रॉम नवंबर टू मार्च, कंबाला मौसम नवंबर से मार्च का होता है। नेक्स्ट 22nd एडिशन ऑफ एथनोलॉग, एथनोलॉग का 22वां संस्करण, स्पेलिंग ढंग से लिखनी। ट्वेंटी सेकेंड एडिशन ऑफ एथनोलॉग, एथनोलॉग का 22वां संस्करण। वो था ना, अभी पढ़ा हमने, मदर लैंग्वेज डे, मातृभाषा दिवस, क्या क्या लिखा था उसमें डेट, 21 फरवरी, ऐसी वही वाला है। तो इसी दिन ये 22वां संस्करण जारी हुआ, लिख लो। रिलीज ऑन 21 फेब, 21 फरवरी को जारी हुआ मातृभाषा दिवस पर, ऑन मदर लैंग्वेज डे, मातृभाषा दिवस पर, ऑन मदर लैंग्वेज डे। तो ये क्या करता है, ये एथनोलॉग, ये लिस्ट बनाता है दुनिया में सबसे ज्यादा भाषा कौन सी बोली जाती है और कितने लोग बोलते हैं। मुख्य तथ्य, की फाइंडिंग्स, पहला पॉइंट, इंग्लिश इज स्पोकन बाय 1132 मिलियन पीपल, अंग्रेजी 1132 मिलियन लोग बोलते हैं। चाइनीज मैंडरिन बाय 1117 मिलियन पीपल, चीनी मैंडरिन भाषा 1117 मिलियन। हिंदी 8, सॉरी गलत लिख दिया क्या, सॉरी 615, हिंदी बाय 615 मिलियन, हिंदी 615 मिलियन, फुल स्टॉप। बांग्ला भी लिख लो, बांग्ला 228 मिलियन। ठीक है, लेकिन बांग्ला में ब्रैकेट में लिखना 7, 7वां नंबर, 7वां स्थान, 228 मिलियन, बांग्ला 7th। इट कवर्स
ये इसकी बात कर रहे हैं अब इस बुकलेट की, एथनोलॉग में क्या क्या आता है। दिस बुक कवर्ड 7111 लिविंग लैंग्वेजेस ऑफ द वर्ल्ड। इस पुस्तक में 7111 जीवित भाषाएं बताई गई एंड 348 लैंग्वेजेस आर रिसेंटली एक्सटिंक्ट। और 348 भाषाएं हाल ही में इतिहास बन गई। 348 लैंग्वेजेस रिसेंटली ओवर या रिसेंटली गॉन आउट, हाल ही में विलुप्त हो गई। ठीक, ये था एथनोलॉग। करंट अफेयर्स पे आ जाइए। 2020 तो कंटिन्यू चल ही रहा है हमारा। लास्ट टाइम पे हमने हॉर्नबिल फेस्टिवल, हम्प बैक डॉल्फिन, इसके बारे में लिखा था। अब कुछ नया लिखिए। सबसे पहला, इंडस रिवर डॉल्फिन, सिंधु नदी डॉल्फिन, इंडस रिवर डॉल्फिन, सिंधु नदी डॉल्फिन is now the state water animal of पंजाब। अब पंजाब का जलीय जीव बना स्टेट वाटर एनिमल ऑफ पंजाब। पंजाब का जलीय जीव बना। दे आर ओनली प्रेजेंट इन ब्यास रिवर। ये केवल ब्यास नदी में बचे हैं। दे आर ओनली प्रेजेंट इन ब्यास रिवर, केवल ब्यास नदी पर बचे हैं। एंड आर ओनली 5 to 11, और सिर्फ 5 से 11 हैं। एंड आर ओनली 5 to 11, और केवल 5 से 11 हैं। तो सैड न्यूज है एक तरीके से, खत्म ये भी। नेक्स्ट, ये लिखने की जरूरत नहीं है, जरूरत है लिखो। महासागरीय ऊर्जा, ओशियनिक एनर्जी, महासागरीय ऊर्जा। याद ये रखना है आपको, ये 2-3 बार डिस्कशन में आया, हल्के में चला गया है ये, पर ध्यान ये रखना है आपको कि अभी अभी मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रीन्यूएबल एनर्जी, नव एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ने समुद्र से बनने वाली जो ऊर्जा है उसको रीन्यूएबल एनर्जी का कैटेगरी दे दिया है कि ये क्या है, नवीकरणीय ऊर्जा है। लिख भी रखा है हमने कई बार, ध्यान नहीं दिया, लेकिन ये ध्यान रखना है आपको। मिनिस्ट्री ऑफ रीन्यूएबल एनर्जी, नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ने कंसिडर टाइड एनर्जी ने ज्वारीय ऊर्जा, कंसिडर्ड टाइड एनर्जी ने ज्वारीय ऊर्जा, कॉमा तरंग ऊर्जा, वेव एनर्जी, तरंग ऊर्जा, वेव एनर्जी एंड थर्मल एनर्जी, और थर्मल ऊर्जा को, एंड थर्मल एनर्जी, थर्मल यानी भूताप, जमीन के नीचे की गर्मी से ऊर्जा को, एज रीन्यूएबल एनर्जी, अक्षय ऊर्जा घोषित किया। एज रीन्यूएबल एनर्जी को अक्षय ऊर्जा घोषित किया। कितना अच्छा सिस्टम है ये। इसको कहाँ लगा दो, सतह पर इसको बांध दो, इस मशीन को, लहर, करंट तो चलता ही रहता है, पानी का चलता रहेगा, पंखे घूमते रहेंगे, पंखा ही घुमाना है बिजली बनाने के लिए, कैसे भी घुमाओ बस पंखा घूमना चाहिए। ओके, तो ये अलग अलग तरीके हो सकते हैं। दूसरा, विंड टर्बाइन जो होती है जमीन के ऊपर, समुद्र के नीचे भी डालने की कोशिश कर रहा है इंडिया। ओके, ताकि जल धारा चलती रहे और ये घूमता रहे, टर्बाइन घुमाना है बस बिजली बनाने के लिए। लिख लो, इंडियन कोस्ट लाइन इज 7516.6 किलोमीटर। भारतीय तट 7516.6 किलोमीटर का है, 7516.6 किलोमीटर का है। एंड फॉर टाइडल एनर्जी, और ज्वारीय ऊर्जा के लिए 12455 मेगावाट कैन बी क्रिएटेड।
12,455 मेगावाट बनाया जा सकता है। फॉर वेव एनर्जी, तरंग ऊर्जा के लिए 40,000 मेगावाट, 40,000 मेगावाट। एंड फॉर थर्मल एनर्जी, और थर्मल ऊर्जा के लिए 1,80,000 मेगावाट। इंडिया की कोस्टलाइन से इतनी एनर्जी बनाई जा सकती है, इतना कैपेसिटी है इंडिया के पास में। डन। इंटरनेशनल कोएलिशन फॉर डिजास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर, हिंदी में लिखिए। आपदा रोधी बुनियादी ढांचे पर, आपदा रोधी बुनियादी ढांचे पर अंतर्राष्ट्रीय गठबंधन, अंतर्राष्ट्रीय गठबंधन, शॉर्ट फॉर्म में लिखो CDRI, CDRI। CDRI इज अ कोऑपरेशन, CDRI एक साझेदारी है बिटवीन एजेंसीज ऑफ UN, UN की एजेंसियों प्लस मल्टी डेवलपमेंट बैंक्स, बहुपक्षीय मल्टीलैटरल बैंक्स, बहुपक्षीय बैंकों प्लस प्राइवेट सेक्टर, निजी क्षेत्र प्लस एकेडमिक इंस्टीट्यूट्स, अकादमिक संस्थाओं के बीच, एकेडमिक इंस्टीट्यूट्स, अकादमिक संस्थाओं के बीच। मोदी अंडर कैबिनेट मीटिंग, मोदी ने कैबिनेट सभा में CDRI की स्थापना की मंजूरी दी। गेव ऑर्डर टू एस्टेब्लिश CDRI, CDRI की स्थापना की मंजूरी दी। गेव ऑर्डर टू एस्टेब्लिश CDRI। The idea of CDRI was started in New York Climate Action Summit. CDRI का विचार 2019 में हुआ था न्यूयॉर्क में। Came from न्यूयॉर्क क्लाइमेट एक्शन समिट, न्यूयॉर्क के जलवायु कार्यवाही सम्मेलन से आया। ठीक है, क्लाइमेट एक्शन समिट UN का है, तो UN भी लिख लेना, जलवायु सम्मेलन से पहले लिख लेना UN। न्यूयॉर्क में हुआ था। इट विल बी सेटअप इन दिल्ली, यह दिल्ली में स्थापित होगा अंडर एक्ट ऑफ 1860, 1860 के अधिनियम के तहत, सोसाइटी वाला। फुल स्टॉप। ओडिशा फ्लड एटलस, ओडिशा का बाढ़ एटलस। ओडिशा में बाढ़ क्यों आती है, सब परेशान क्यों रहते हैं? ओडिशा में ही सबसे ज्यादा ऐसा क्यों होता है, इसके कारण क्या है, पूछा जा सकता है। हम सेफ क्यों रह जाते हैं, ओडिशा में ही सारी दुर्घटनाएं क्यों होती है? ओडिशा इस तरफ है, एक तो चक्रवात जो होते हैं उनकी दिशा किधर होती है, हमेशा वेस्ट की तरफ। दूसरा, इधर से जो बड़ी बड़ी नदियां आती हैं, महानदी, वो सब, बैतरणी, स्वर्ण रेखा, इन सब का डेल्टा एक ही जगह है, सब एक जगह आके घुस जाती हैं, तो डेल्टा में फ्लड भयंकर होता है। प्लस ये बहुत चौड़ी हैं, इनकी विड्थ बहुत ज्यादा है,
ये भी एक रीजन है। प्लस बाढ़ ही क्यों आती है? क्या दूसरी जगह बड़ी नदियां नहीं है, डेल्टा नहीं है, वहां तो नहीं आती बाढ़? इसलिए आती क्योंकि लगातार पानी बहने की वजह से इनकी जो गहराई है वो कम हो गई है, गाद जम गई है, सिल्ट। तो जब सिल्ट नीचे जम जाती है तो पानी ऊपर चला जाता है, तो ऊपर जाता है तो अपने जो किनारे होते हैं वो तोड़ के बाहर चला जाता है, बाढ़ आ जाती है। ये सब रीजन है, इसकी वजह से ऐसा होता है। यहाँ तो आप लिख लो, ये तो एटलस है, एटलस में जहाँ ब्लू ब्लू दिख रहा है ना वो पूरा बाढ़ क्षेत्र है। उड़ीसा क्या देख रहे हो अब आप इस एटलस में? ये पूरा एरिया। रेड जोन ही वो है जहां पर थोड़ा सा जमीन रहती है। फिर ये फ्लड इनंडेशन पूरी की पूरी, जो जहां ज्यादा गहरा है वहां तो पूरा का पूरा ही पानी गहराई तक आ जाता है। बहुत नुकसान है यार उड़ीसा के। लिख लो एटलस किसने बनाया है ये। फॉर बेटर मैनेजमेंट ऑफ फ्लड, बाढ़ के बेहतर प्रबंधन के लिए, फॉर बेटर मैनेजमेंट ऑफ फ्लड, बाढ़ के बेहतर प्रबंधन के लिए एटलस नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर हैदराबाद, नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर हैदराबाद अंडरलाइन करना, प्लस ओडिशा स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, ओडिशा राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, ओडिशा स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, ओडिशा राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण मेड दिस एटलस, ने यह एटलस बनाया। इन 2018-19, 2018-19 में तितली एंड फणी साइक्लोन हिट ओडिशा। तितली और फणी चक्रवात ओडिशा से टकराए थे। नाम भी सुना ही होगा आपने, तितली थी और एक फणी था, महाराष्ट्र से ओडिशा से टकराए थे। अच्छा, ये हैदराबाद वाला जो है ना, ये किसके अंडर में होगा? हैदराबाद वाली संस्था जो है वो किसके अंडर में होगी? इसरो, रिमोट सेंसिंग, लिख लेना अंडर इसरो। उड़ीसा कोस्ट लाइन इज 450 किलोमीटर, उड़ीसा की तट रेखा 450 किलोमीटर है। विच मेक्स इट वल्नरेबल, जो इसे सुभेद्य बनाती है। विच मेक्स इट वल्नरेबल, जो इसे सुभेद्य बनाती है। फॉर साइक्लोन, फ्लड, सुनामी, साइक्लोन चक्रवात, बाढ़, सुनामी के लिए। द रिवर्स फ्रॉम झारखंड एंड छत्तीसगढ़, झारखंड और छत्तीसगढ़ की नदियां, द रिवर्स फ्रॉम झारखंड एंड छत्तीसगढ़, झारखंड और छत्तीसगढ़ की नदियां आर ऑल्सो एडेड इन फ्लड, बाढ़ में योगदान दे देती है। दोनों तरफ से पिटता है उड़ीसा। इस तरफ से चक्रवात आ जाते हैं तो और बारिश आ गई, इस तरफ से और बारिश आई तो वो बहते बहते नदियां बनी और नदियां और आ गई। तो पानी जाएगा कहां? उसको टाइम लगेगा जाने में, तो बाढ़ आ जाती है उड़ीसा में। इंपॉर्टेंट रिवर्स आर, मुख्य नदियां हैं उड़ीसा की। मुख्य नदी लिखो, पहली कौन सी रहेगी सबसे ज्यादा जरूरी? ये महानदी। महानदी सुवर्ण रेखा, ब्राह्मणी, बैतरणी, ऋषिकुल्या और वंशधारा। महानदी, स्वर्णरेखा, ब्राह्मणी, बैतरणी, ऋषिकुल्या और वंशधारा। इनमें से 3 नदियों का डेल्टा एक ही जगह पर है, तो उसमें लिख लेना, आप स्टार बना लेना, महानदी, ब्राह्मणी और बैतरणी। ठीक है, इनके डेल्टा एक ही जगह आके मिल जाते हैं, ये तीनों नदियां एक ही जगह आके मिल जाती, तो और तबाही। ये रहा डेल्टा।
फ्लड इनंडेशन का एरिया यही है, सबसे ज्यादा बाढ़ यहाँ दिख रही है ना, ये तीनों नदियां आगे मिल रही हैं, तो उड़ीसा की हालत खराब हो जाती है। उतर गया वो बाढ़ का पानी आसाम से, बिहार से, हो गया होगा, नहीं हुआ, चल ही रहा है। ठीक है, अब ये आपदा प्रबंधन के लिए एक बहुत बड़ा फ्रेमवर्क अंतर्राष्ट्रीय रूप से तैयार हुआ था, उसको सेंडाई कहते हैं, सेंडाई फ्रेमवर्क, उसके बारे में लिखना पड़ेगा। फॉर डिजास्टर मैनेजमेंट, आपदा प्रबंधन के लिए इंडिया सपोर्ट्स सेंडाई फ्रेमवर्क, भारत सेंदाई कार्य योजना का समर्थन करता है। इंडिया सपोर्ट्स सेंडाई, SENDAI, सेंदाई कार्य योजना का समर्थन करता है। सेंडाई, SENDAI फ्रेमवर्क, सेंडाई फ्रेमवर्क अंतर्राष्ट्रीय रूप से एक फ्रेमवर्क है कि आपदा हो तो क्या करना चाहिए, तो उसका समर्थन करता है इंडिया। सेंडाई पे पूछा जा सकता है सेंडाई फ्रेमवर्क क्या है, फ्रेमवर्क भी बहुत पढ़ लिए हमने, ये फ्रेमवर्क, वो RBI का फ्रेमवर्क पता नहीं कितने पढ़ लिए होंगे हमने, जिसमें से एक वो सैंड बॉक्स रेगुलेटरी फ्रेमवर्क है, वो सब, ठीक है, ठीक है। आगे लिखो। अब भारत का एक डिजास्टर रिस्पांस टीम है, NDMA, ठीक है, NDMA बोलते हैं उसके, प्राधिकरण है, लिख लो। NDMA was made in India, NDMA was made in 2005, NDMA का गठन 2005 में हुआ। बस इतना ही, इतने पे रुक जाएंगे, तो इसके आगे का सब यूजलेस है। नेक्स्ट पे आ जाते हैं। सुबनसिरी परियोजना, लोअर लिखो, लोअर सुबनसिरी जल विद्युत परियोजना, लोअर सुबनसिरी हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट, लोअर सुबनसिरी जल विद्युत परियोजना, हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट। आपको याद है तो एक प्रोजेक्ट था जिसपे NGT ने रोक लगा दी थी, ये वो वाला है, लोअर सुबनसिरी। ओके, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने इस पर इसलिए रोक लगाई थी क्योंकि अरुणाचल प्रदेश के लोग नाराज हो गए थे कि इस डैम की वजह से कृषि पे असर होगा, और कल को ये डैम कच्चा होता है और भूकंप की वजह से टूटता है तो ना जाने कितने मारे जाएंगे। तो NGT ने रोक लगा दी। रोक लगाने के बाद खबरों में पता चला कि काम अभी भी चल रहा है रोक लगाने के बावजूद भी। तो ये लोअर सुबनसिरी प्रोजेक्ट इसलिए करंट अफेयर में आ गया। बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, ग्रेविटेशनल डैम बना रहे हैं ये। और क्या है, ठीक है। नदी कौन सी होगी, तो नदी वही है सुबनसिरी नदी, जो ब्रह्मपुत्र नदी में जाके जुड़ जाती है, मिल जाती है। लिख लो, NGT स्टॉप्ड दिस प्रोजेक्ट, NGT ने इस योजना को रोका था, बट इज स्टिल कंटिन्यूइंग, किंतु अभी भी जारी है। बट इज स्टिल कंटिन्यूइंग, किंतु अभी भी जारी है। दिस रिवर फ्लोज बिटवीन आसाम एंड अरुणाचल बॉर्डर। यह नदी आसाम अरुणाचल की सीमा के तहत बहती है। फ्लोज बिटवीन आसाम अरुणाचल बॉर्डर, आसाम अरुणाचल सीमा के तहत बहती है। ऑल्सो कॉल्ड स्वर्ण नदी, स्वर्ण नदी भी कहते हैं। कम्स फ्रॉम तिब्बत, तिब्बत से आती है। एंड एंटर्स इंडिया फ्रॉम मीरी हिल्स, और मीरी पहाड़ियों से भारत आती है। एंड एंटर्स इंडिया फ्रॉम मीरी हिल्स, और मीरी पहाड़ियों से भारत आती है। मीरी पहाड़ी कहाँ होंगी, अरुणाचल नहीं होंगी, है ना, ब्रैकेट अरुणाचल। बिगेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ ब्रह्मपुत्र, ब्रह्मपुत्र की सबसे बड़ी सहायक नदी। बिगेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ ब्रह्मपुत्र, ब्रह्मपुत्र की सबसे बड़ी सहायक नदी।
डैम बनना मतलब 2-5 साल का काम नहीं होता है। डैम बनने में से छोटा डैम बनने में भी 10-15 साल लग जाता है, टाइम लेता है, क्योंकि कई बार काम रोकना पड़ता है, पानी आ रहा होता है, फिर पानी गायब होता है, थोड़ा कम होता है, फिर काम शुरू हो जाता है, फिर पानी आता है, ऐसे करते 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 15-20 साल में। यहाँ भी तो कोई डैम है रतलाम में, धोलावाड़, उसको बनने में 20 साल लगे थे। ठीक है, हाँ, इसीलिए राजनीतिक कारण, प्राकृतिक नहीं। ठीक है, ये लिख लिया। अब हाँ, अब एक हेडिंग डालो इसमें, यही है सेकंड लास्ट हेडिंग है इसका, खत्म। लिखो आप, अदर डिस्प्यूटेड डैम्स, अन्य विवादित बांध। अदर डिस्प्यूटेड डैम्स, अन्य विवादित बांध। पहला नाम लिखो बांध का, सरदार सरोवर बांध। ठीक है, ये इस पे क्या डिस्प्यूट है? बांध सुरक्षा, लोगों का क्या होगा वो सब। अब दूसरा हम देख रहे हैं सरदार सरोवर। सरदार सरोवर बांध के बारे में लिख लो। इन नर्मदा नदी पर गुजरात के नवागाम में डिस्ट्रीब्यूट इलेक्ट्रिसिटी एंड वाटर, जल और बिजली आपूर्ति करता है। डिस्ट्रीब्यूट वाटर एंड इलेक्ट्रिसिटी, जल और बिजली आपूर्ति करता है टू गुजरात, एमपी, महाराष्ट्र, राजस्थान। गुजरात, एमपी, महाराष्ट्र, राजस्थान में। मुद्दा क्या है? 2.5 लाख विलेजर्स होम चेंज्ड, 2.5 लाख ग्रामीणों को विस्थापित किया गया। मतलब इस बांध की वजह से कितने लोगों पे असर पड़ा था? 2.5 लाख लोगों पर। दूसरा डैम लिखो, मुल्ला पेरियर बांध। मुल्ला पेरियर बांध कहां पे होगा? पेरियर नदी केरल, लेकिन ये बांध पेरियर नदी केरल में बहती है, आती तमिलनाडु से है, क्योंकि तमिलनाडु में पश्चिम घाट चला जाता है, तो उस घाट से ही आती है वो, और बहते बहते अरब सागर में चली जाती है। नहीं, वो नहीं। पेरियर थोड़ा सा अलग है। पेरियर को देखो तो ये रही, ठीक है, बहुत छोटी सी है, तो ये केरल में बह रही है, बस इतनी सी है, बिल्कुल इतनी सी, और ये पहाड़ियों से जो आ रही है तो वहाँ पहाड़ियों पे बनती है, तो इसकी शुरुआत तमिलनाडु में होती है, लेकिन पूरी कहाँ बहती है? केरल में बहती है, ये ऐसा रहता है। ठीक है, तो लिख लो इसके बारे में। तो झगड़ा किन दो के बीच में होगा इस बांध को लेकर? है तमिलनाडु के पास में, और केरल नाराज रहता है। डिस्प्यूट बिटवीन केरल एंड तमिलनाडु, केरल और तमिलनाडु के बीच विवाद। क्यों विवाद है वो भी लिख लो। फॉर हाइट, ऊंचाई के लिए। फॉर हाइट, ऊंचाई के लिए। केरल पूरा डरा हुआ रहता है, टूट गया ना तो बीच में से केरल साफ हो जाएगा, ओके, इसलिए। और तमिलनाडु ने हाइट दे रखी अच्छी लंबी चौड़ी, ये है प्रॉब्लम। अगला, किशनगंगा पन बिजली संयंत्र। किशनगंगा पन बिजली यानी हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्लांट। बाय दिस डैम, इस बांध से पानी को झेलम में भेजा जाएगा। वाटर विल बी सेंट टू झेलम। किशनगंगा पास की नदी है, किशनगंगा नदी का पानी कहां भेज रहे हैं? झेलम। अब यहां पर अंतरराष्ट्रीय झगड़े हैं, क्योंकि किशनगंगा कहां की नदी है? जम्मू कश्मीर, और झेलम आगे चल के कहां जाएगी? इंदस से मिलेगी, वो पाकिस्तान में। तो इंटरनेशनल डिस्प्यूट शुरू हो जाते हैं इसमें। लिख लो, डैम इज इन जेके, जेके में बांध है।
सपोर्टेड बाय वर्ल्ड बैंक, विश्व बैंक ने मदद की है, वो डैम विश्व बैंक की वजह से बना है। इंडिया पाकिस्तान डिस्प्यूट, भारत पाकिस्तान झगड़ा, वैसे भी भारत सारा पानी गंदा करके भेजता पाकिस्तान में, वो गंदा कैसे करता उसके भी तरीके लिखिए। नेक्स्ट, हाँ अब आएगा मेन, लास्ट है ये। एक्सटिंक्ट स्पीशीज इन इंडिया, भारत में विलुप्त प्रजाति। एक्सटिंक्ट स्पीशीज इन इंडिया, भारत में विलुप्त प्रजाति। टाइम कितना और हो जाएगा? इन पास्ट अ डिकेड, पिछली कुछ शताब्दियों में, इन पास्ट डिकेड्स, पिछली कुछ शताब्दियों में 4 एनिमल्स एंड 18 प्लांट्स आर एक्सटिंक्ट। 4 जानवर या 4 प्राणी और 18 वनस्पति विलुप्त हो चुकी है भारत से। जानवर कितने विलुप्त हुए इंडिया से? 4। पेड़ पौधे कितने गए हैं? 18। जानवरों की प्रजाति गई है, ऐसे नहीं 4 जानवर गए हैं 18 पेड़ कट गए, ऐसा नहीं, प्रजाति पूरी गायब हो गई है। तो हमें जानवरों की बात करनी है, पेड़ों की नहीं। जानवरों की लिस्ट बना लो। चीता, सुमात्रा गेंडे, सुमात्रा राइनो। अब तो एक सिंग वाले गेंडे बचे हैं, पहले सुमात्रा में जो आज जो गेंडे मिलते हैं वो इंडिया में भी मिलते थे, वो भी समाप्त। तीसरा, गुलाबी सिर वाली बतख रोडोनेसा, रोडोनेसा लिख लो, हिंदी वाले भी इंग्लिश में ही लिख लो, रोडोनेसा, गुलाबी सिर वाली बतख। ये इंडिया में होती थी, खा गए। एंड हिमालयन क्वेल, हिमालय की बटेर, हिमालयन क्वेल, हिमालय की बटेर। आज भी गलत है बटेर को खाना, गैर कानूनी है, पर रतलाम में बहुत शौक से खाई जाती है बटेर।